गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू वेक्टर क्लासेस। इस सीरीज में हम सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे हाउ द यूनिवर्स एक्चुअली वर्क्स। एंड टुडे वी बिगिन विद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज इन फिजिक्स, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, आप उसके पीछे का लॉजिक देख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की। गैलीलियो ने ये नोटिस किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस मोशन में है, वो चाह रहा है कि वो अपने अपने मोशन को कंटिन्यू करे। जैसे अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ ए, जो इनिशियली रेस्ट पर है, तो ये चाहेगा ये रेस्ट पर ही रहे। बट अगर मैं इसको कुछ एक्सेलरेशन दे देता हूँ, तो ये कोई वेलोसिटी वी अचीव कर लेगा, जिसकी एक्सेलरेशन हम ए बोल देते हैं। ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं इसका एक्सेलरेशन जीरो कर देता हूँ, तो ये एक वेलोसिटी v1 अचीव कर लिया होगा ड्यू टू a1 एक्सेलरेशन। तो ये जीरो एक्सेलरेशन की वजह से अब ये मूव करेगा v1 से। अब फिर कुछ देर बाद इसमें एक्सेलरेशन आ गई एज माइनस एक्सेलरेशन, जो बॉडी को डिसेलरेट करेगा बेसिकली। तो ये डिसेलरेट करना स्टार्ट होगा वेलोसिटी v1 से, क्योंकि इसके पहले इसका एक्सेलरेशन जीरो था। अब ये डिसेलरेट होते होते आफ्टर सम टाइम ये बॉडी फाइनली रेस्ट पर आ जाएगी। तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन यही था कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली मींस कि जो बॉडी की वेलोसिटी है और जो उसका कांस्टेंट और जो उसका स्पीड है, वो बॉडी मेंटेन करना चाहता है। जब तक उसमें कोई एक्सेलरेशन ना आए, तब तक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही कंटिन्यू कर रहा है। बट यहाँ तक बट गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशंस को प्रॉपर फ्रेम नहीं कर पाया, जिसके फाइंडिंग्स न्यूटन्स ने पढ़े, और फिर न्यूटन्स ने उसे प्रॉपर लॉज के फॉर्म में फ्रेम किया और हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो हम स्टार्ट करते हैं अब द थ्री फेमस लॉज ऑफ न्यूटन। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था, जिन्होंने पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ जिन्होंने पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली कहता क्या है? अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका एक डेफिनेशन हम सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट or moves at a constant speed in a straight line unless acted upon by an external net force। ये नेट फोर्स क्या है? हम इन जनरल हमारे एवरीडे लाइफ में ये फोर्स वर्ड बहुत बार यूज करते तो हैं, बट इसका असली मतलब हम आज समझने जाएंगे। अगर मैं एक बॉडी कंसीडर करूं जो रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है, और एक और बॉडी कंसीडर करूं जो मूव तो कर रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट मीन्स इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये दोनों का मतलब ये हुआ कि इन बॉडी पे एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। इसमें फोर्स हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि एफ नेट जीरो है। अब एक और बॉडी मैं कंसिडर करता हूँ, सी, जिसमें कुछ वेलोसिटी है
और ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि इस बॉडी में एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है और लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर बॉडी जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में है, बॉडी चाहेगी उस स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना, उसमें ही रहना, until and unless acted by an external non-zero net force। अब इन्होंने ये फर्स्ट लॉ तो दे दिया। अब इस फोर्स को हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? बेसिकली ये जो फर्स्ट लॉ है, ये क्वालिटेटिव लॉ इसे हम बोल सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और सेकंड लॉ आएगा इस फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में सर न्यूटन ने कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। अब इसमें तीन बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो हम पहले मोमेंटम समझेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, फोर्स का हमें थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया अभी फर्स्ट लॉ से। और डायरेक्शन, इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो हम तीनों बातों को अब स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, और it is denoted by p, since it is a vector quantity। p is equal to mass into velocity। ये है मोमेंटम का फॉर्मूला, that mass multiplied by velocity times is the momentum of the body। मोमेंटम को अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो दो पत्थर है जो मैं एक हाइट से नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। समझ लो कि आपका फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग में खड़ा है, और उसके हाथ में दो पत्थर है, एक छोटा पत्थर है और एक ब्रिक है। ब्रिक का वेट ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू पत्थर से। तो पत्थर का मास कम है, ब्रिक का मास ज्यादा है। जब वो नीचे आपके पास ग्राउंड फ्लोर में पहुंचेगा, तो आप अगर उसको कैच करने की कोशिश करें, तो आपके हाथ में ज्यादा फोर्स या ज्यादा चोट किस किसके वजह से लगेगा? सोचो। ऑफ कोर्स ब्रिक की वजह से लगेगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और जो छोटा पत्थर है उसका मास कम है। तो जब वो हाइट से वेलोसिटी अचीव करते हुए आएंगे, तो वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपके हाथ में जोर देगा। वो जो जोर है, उसी को हम मोमेंटम कह रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक कार मान लो और एक ट्रक है। ये है स्मॉल मास एम, और ये है कैपिटल मास ऑफ ब्रिक। कुछ भी हाइट से समझ लो, ये आपके पास ग्राउंड फ्लोर में गिरा। ये था हमारा पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कि एक कार एज्यूम कर लो, इसका मास स्मॉल एम होगा, और एक हम ट्रक एज्यूम कर लेते हैं, इसमें कुछ सामान भी है। इस ट्रक का मास होगा कैपिटल एम। अब यही दोनों गाड़ी खराब हो गई है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, ये दोनों गाड़ी को धक्का मार के आपको स्टार्ट करना है, आपको धक्का मार के इसको आगे लेकर जाना है। अब आप समझो कि इसमें जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा रेस्ट से दोनों गाड़ी को मोशन में लाने के लिए, और फिर एक सेम स्पीड v मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इन द सेम टाइम t,
मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों गाड़ियों को आपको धक्का मारना है, जिसमें दोनों की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमको 2 मीटर पर सेकंड अचीव करनी है इन द सेम टाइम पीरियड टी। तो आपको किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कार में और ट्रक में? ऑफ कोर्स कार की वेट कम है ट्रक से, तो ये हमको क्लियर है कि ट्रक में ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब वो फोर्स, ये जब वो ये वेलोसिटी अचीव कर लिए दोनों, अब दोनों को रोकना है हमको। तो रोकने के लिए भी जब हम उनको नेगेटिव एक्सेलरेशन देंगे, तो हमको ज्यादा फोर्स ट्रक में लगाना पड़ेगा ताकि उनका फाइनल वेलोसिटी जीरो आ सके। यही है मोमेंटम। अब एक बात आप नोटिस करो कि ये दोनों एग्जांपल हो गए जिसमें मैंने मास चेंज किया। हम साइड में ये नोट कर देते हैं कि मास वेरिएबल्स एग्जांपल। अब फिर आते हैं हम जिसमें अब वेलोसिटी वेरिएबल होगा। वेलोसिटी वेरिएबल सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको एक गन दिया और दो बुलेट दिया। अब उस दो बुलेट में से एक बुलेट को आपको गन से फायर करनी है और एक बुलेट को आपको हाथ से फेंक के मारना है। ये हो गई गन फायर्ड, और ये ये बुलेट हो गई हैंड थ्रोन। ये क्लियर है कि गन फाइट जो बुलेट होगी उसका वेलोसिटी बहुत हाई अचीव हो जाएगा, और जो हाथ आप हाथ से थ्रो करोगे उसका वेलोसिटी उतना उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V1 बहुत ज्यादा बड़ा होगा V2 से। अब आप सेम डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, कुछ 5 मीटर 6 मीटर के गन से और जो आपका हैंड थ्रोन वाला बुलेट है उससे। अब आप सोचो कि आपकी ह्यूमन बॉडी में जब ये बुलेट स्ट्राइक करेंगे, तो एक्चुअल आपको डैमेज किससे होगा? ऑफ कोर्स गन फायर्ड जो बुलेट है वो आपका बॉडी चीर के निकल जाएगा, और जो हैंड थ्रोन बुलेट है वो बेयरली आपको टच करके नीचे जमीन पर गिर जाएगा, बेयरली आपको कुछ चोट पहुंचाएगा। ये जो फोर्स पड़ा आपके बॉडी में, यही है मोमेंटम। अब आप सब एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप सब ऑफ कोर्स क्रिकेट खेलते होंगे। तो क्रिकेट खेलते टाइम जो फील्डर होते हैं, जब उन बॉल उनके पास आती है, जैसे किसी ने छक्का मारा चौका मारा, जब हम वो बॉल कैच करने की कोशिश करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम अपना हाथ बॉल के साथ साथ थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। हम उसको टाइम दे रहे हैं ताकि उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो और हमारे हाथ में फिर एट लास्ट वो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाए और वो रुक जाए हमारे हाथ में। हम बेसिकली उसी को कैच बोलते हैं। अगर मैं अपना हाथ एक जगह पे रख दूं और सोचूं कि बॉल वहीं पे आके रुक जाए सीधा सीधा मेरे हाथ पे, तो ऑफ कोर्स जो फोर्स पड़ेगा हाथ में वो बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा चोट लगेगा। इसीलिए हम हाथ को धीरे धीरे करके पीछे ले जाते हैं ताकि जो फोर्स हाथ में पड़ने वाला है वो फोर्स कम पड़े। दिस इज द मोमेंटम। इसको आप छोटा सा लिख देते हैं, फील्डर कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। हमारे दो एग्जांपल्स हैं, हमको मोमेंटम तो अब क्लियर हो गया। तो पहले हम मास वेरिएबल एग्जांपल्स पे डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस कर लिए वेलोसिटी वेरिएबल एग्जांपल्स में। हम ये दोनों वेरिएबल्स पे हम डिस्कस भी क्यों किए? क्योंकि जो मोमेंटम का फॉर्मूला है उसमें मास और वेलोसिटी दोनों इंक्लूडेड है, तो इसलिए दोनों पे डिस्कस करना हमको जरूरी था। अब मूविंग फर्दर, P इक्वल टू एम वी। तो हमारा लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब P इक्वल टू एम वी था, अब हमको इसको बनाना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब मैंने बता दिया कि मास
अभी जो हम एग्जांपल लिए वो अलग अलग बॉडी पे लिए, बट यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज की बात हो रही है वो सिंगल बॉडी पे मास वेरिएबल और वेलोसिटी वेरिएबल की बात हो रही है। मैंने एग्जांपल के लिए अलग अलग बॉडी लेकर समझाया, पर मोमेंटम की जो यहाँ बात है वो सिंगल बॉडी पे है। बट सिंगल बॉडी पे भी मास वेरिएबल और वेलोसिटी वेरिएबल दोनों हो सकता है। वेलोसिटी वेरिएबल तो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा ही है कि एक्सेलरेशन की वजह से क्यों वेलोसिटी वेरी करेगा। और मास वेरिएबल कब होता है, ये हम फर्दर फिजिक्स के हायर लेवल पे बाद में पढ़ेंगे। तो इसीलिए अभी हम dp बाई dt का अगर ये इक्वेशन एक्सपेंड करें तो v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt ये होगा। हम बोल रहे हैं मास कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं फॉर सिंगल बॉडी, तो dm बाई dt वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको फाइनली मिला m dv बाई dt। मार्क इट एज इक्वेशन वन। अब इस साइड हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ था the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force। इसका क्या मतलब हुआ कि force is directly proportional to del p by del t, और मैं इसको लिख सकता हूँ F इक्वल टू k टाइम्स ऑफ del p by del t। मैंने इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो इक्वल का साइन हम अब इसमें ले सकते हैं। अब अब कंसिडर करो कि ये जो del p by delta t है, ये ये थोड़े ग्रेटर टाइम के लिए है, तो ये एवरेज आता है उस टाइम टाइम पीरियड के लिए। एवरेज आया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब मैं इंस्टेंटेनियस अगर लेना चाहूँ बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो वो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ डी पी बाई डी टी। ये होगा इंस्टेंटेनियस बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। और एफ इक्वल टू के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी विल बी एवरेज ऑफ द टाइम पीरियड मेंशन। के की वैल्यू हम सिंप्लिसिटी के लिए और इंस्टेंटेनियस के लिए हम ऑटोमेटिकली वन ले सकते हैं। इसको मार्क कर दो इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। यहाँ से हमको मिलता है क्या, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी एंड डी पी बाई डी टी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, विच मीन्स एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। ये चीज हमें मिल गया। अब dv बाई dt हमें पता है क्या होता है। dv बाई dt को हम एक्सेलरेशन लिख रहे थे ना अब तक, हम तो यही करते आ रहे थे, यही सीखे हैं हम। तो फाइनली अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, dv बाई dt को एक्सेलरेशन लिख दूं फाइनली अब मैं, f इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वी हैव नाउ डिराइव्ड द फेमस फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये हमें आगे हर जगह, मोस्टली हर जगह अब हमें ये यूज करना है। इसका नेट फोर्स निकालना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है, मास ऑफ द बॉडी लेना है। अब ये फोर्स में चीजें इंक्लूडेड क्या क्या है, जैसा हम इसमें लॉ में पढ़े थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। मैंने कहा था कि इस लॉ में तीन पार्ट हैं, पहले दो पार्ट हमने कर लिए, अब तीसरा पार्ट है टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। दैट मीन्स कि ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ए इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स बिकम्स दैट वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें हमको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। लिख लेते हैं यहाँ पे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आ गया। अब हम देख लेते हैं कि फोर्स हम क्वांटिफाई तो कर लिए मास इनटू एक्सेलरेशन से, बट इस क्वांटिफाई को हम बताएंगे कैसे, मास को कैसे बताते हैं, केजी से बताते हैं, वेलोसिटी को बताते हैं मीटर पर सेकंड से, डिस्टेंस को बताते हैं मीटर से।
फोर्स का भी कुछ यूनिट होगा। फोर्स का यूनिट हम लिखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और मैं रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी आपको बता रहा हूँ, जब भी आप लिखेंगे, अगर आप एन लिख रहे हैं तो कैपिटल एन लिखेंगे। हमको सब जगह मेंशन यही करना है। और अगर कहीं पे न्यूमेरिक वैल्यू के पीछे अगर आप पूरा लिख रहे हैं न्यूटन, तो वो स्मॉल में रहेगा। न्यूटन हो गया। बट ये न्यूटन आया भी कैसे? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट क्या चल रहा था हमारा? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से मैं समझ गया कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। डायमेंशन हम इसका लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। ओके, डन। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, न्यूटन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गई इसकी एस आई यूनिट। अब हम इसकी सीजीएस यूनिट पे बात कर लेते हैं। तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। डाइन हम मेंशन करेंगे ऐसे। पर डाइन की वैल्यू, डाइन हम कैसे लेंगे? अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करो, जल्दी जल्दी कन्वर्ट करो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम इंटू मीटर से सेंटीमीटर 10⁻²। सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का तो सेकंड स्क्वायर रह गया। कितना आ गया ये? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं क्या बोल सकता हूँ अब? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का रिलेशन है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि सेकंड लॉ में एफ इक्वल टू जीरो। इन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो। फॉर्मूले से हमने देख चुका है ये। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। और मैंने बताया भी यही था कि फर्स्ट लॉ तो क्वालिटेटिव है, सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव है। अब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लेट अस नोट दिस। a equal to zero. This means second law is consistent with first law. सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा? सेकंड लॉ इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फर्स्ट लॉ। पर नोट करना ये भी जरूरी है। सेकंड लॉ इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फर्स्ट लॉ। थर्ड पॉइंट, हमने डायरेक्शन का जो बात किया था, डायरेक्शन का हमने बात किया था कि एफ, if f makes some angle with v, it only changes the component of velocity along the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, फोर्स वेलोसिटी का उसी कंपोनेंट को चेंज करेगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा, वो ही उस वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। एग्जांपल देख लें।
अगर ये बॉडी मास है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इस पे मैं अगर मास फोर्स लगाया, एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल में आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये पॉइंट बेसिकली है कि जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है फोर्स का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी, whereas f sin theta is not changing or affecting the velocity। ये कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, ये ग्राउंड में है, ये भी हमको मेंशन करना जरूरी है वरना बाद में ये डाउट आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू डी पी वाई बाई डी टी इक्वल टू एम ए वाई, एंड एफ जेड इक्वल टू डी पी जेड बाई डी पी इक्वल टू एम ए जेड। ये हो गया, हमें तीनों डायरेक्शन का आइडिया हो गया। अब एक और पॉइंट है कि F इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि F इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स में भी बॉडी में बहुत सारे लग रहे होंगे, बट हमें कंसिडर करना है जो नेट रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे आएगा वो। और वो लग रहा होगा फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, एंड A इज द सेंटर ऑफ एक्सलरेशन ऑफ द A is the acceleration of center of mass of the body. F is net external force on body, and F is acting on center of mass, and A is acceleration of center of mass of the body। ये हो गया हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गए। अब एक पॉइंट अब मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा इम्पल्स के बारे में। What is impulse? Impulse is also a very important topic as per your questions in JEE and NEET। जैसे मैं अगर, जब मैं बॉल जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आया, बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया और बॉल फिर दूर गया, तो बैट भी तो कुछ फोर्स लगाया उस बॉल पर वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। कि a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called impulsive force। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मैंने डिक्टेट कर दिया ऑलरेडी। एक बार और बोल देता हूँ, a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called impulsive force। इसका फॉर्मूला हो जाता है impulse इक्वल टू एम वी वन माइनस एम वी टू। आगे चल के हम इस पे भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आ जाता हूँ हमारे थर्ड लॉ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो हम सब ने बहुत जगह सुना होगा, जो फिजिक्स कभी नहीं भी पढ़े हैं वो भी सुना होगा। जैसे हम कहीं भी बोल देते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो थर्ड लॉ वही है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बार और रिपीट करूंगा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब मैं अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, कोई मास है बॉडी का, मैं इस बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ,
मैं इसे पुश कर रहा हूँ, तो ये मास भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। होता है ना कि आप कभी भी कुछ भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, पुल करते हो, तो आपके हाथ में भी उसका कुछ इफेक्ट आता है। अगर मैं किसी टेबल को मैं मारूं, उसको मैं फोर्स दूं, धक्का दूं, तो मेरे पाम में भी फील हो रहा होगा कुछ फोर्स। वही है जो हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमको पर याद ध्यान रखना जरूरी है, जैसे इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो बॉडी भी रिटर्न में मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब हुआ कि इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, वो दोनों अलग अलग बॉडीज पे बात कर रही होगी, जो भी बॉडी हमारे फ्रेम में है, जो दो बॉडी हमारे कंसिडरेशन पे है उन पे। और नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम। अभी हम आगे नेचर ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये सब के बारे में बात करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम में मतलब मैं नेचर से क्या रिफर करना चाह रहा हूँ। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। And the last point, because it is a vector quantity, direction opposite, direction of force should be opposite। ये मेरे एग्जांपल से भी क्लियर था कि अगर मैं किसी बॉडी को सामने पुश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को उल्टा, जब उसमें वो फोर्स लगाएगा मेरे हाथ पे, तभी मुझे वो हाथ में फील होगा ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी अपोजिट। मैं जैसे सामने किसी बॉडी को आगे पुश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को पीछे पुश करना चाहेगा। इसका एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। एग्जांपल से ही तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें कि हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ मान लूँ ये है सन, ये सन हो गया, ये हो गया अर्थ। आपको अभी इसके पीछे का फिजिक्स ज़्यादा डीप में तो नहीं पता है, बट इतना तो पता होगा कि सन के अबाउट अर्थ रोटेट करता है, तो दोनों के बीच में कुछ तो एक फोर्स होगा जो उसके अबाउट उसको अपने पाथ से डेविएट नहीं होने दे रहा है, और ये उसी पाथ पे अर्थ रोटेट कर रहा है। तो ये फोर्स जो हमारा आया, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से अर्थ अपना पाथ नहीं छोड़ता, सेम पाथ पे ट्रेवल करता है अराउंड दी सन। सेकंड हुआ कि अगर कोई मैं मास एम रखूं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो एक फोर्स से नीचे आएगा। क्या फोर्स होगा वो, और क्यों होगा? क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ में हमारे पास ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी फोर्स से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ये नीचे आ रहा होगा। अर्थ भी उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हैं, बट अर्थ का मास इतना बड़ा है कि ये छोटा ऑब्जेक्ट अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट इस मास का, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मास बहुत कम है, इसलिए अर्थ उसको अपने तरफ पुल कर लेता है। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट समझ लो, अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अर्थ पे कांटेक्ट में है, ये अर्थ के सरफेस पे आ गया, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पे ये बेसिकली ये नीचे आ रहा होगा mg फोर्स से। यहाँ भी ये आ रहा था mg फोर्स से, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोले थे। इसका मैं अगर एफबीटी बना के आपको बताऊं, उसको मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि इनमें फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे, तो ये कुछ पहले ऑब्जेक्ट्स को हम अलग कर लिए। यहाँ पे हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लेते हैं, ठीक है। इससे क्या चीजें आसानी से दिखती हैं। तो ये आ रहे हैं नीचे mg फोर्स से, ये उसको ऊपर खींच रहे हैं mg फोर्स से। ये तो हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स।
बट जब ये कांटेक्ट में आया तब इन दोनों में कुछ कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा। वो क्या होगा, अगर जब ये बॉडी अर्थ का सरफेस टच किया, बट ये अर्थ के सरफेस के अंदर नहीं जा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स तो उसको अंदर भी खींचेगा ना, अपने नीचे भी खींचेगा। कभी देखे हो क्या कि अर्थ में गड्ढा कर दिया उसके बाद आपके पास ग्रेविटी नहीं लग रहा है? लगेगा तब भी। तो ये जो ब्लॉक है, ये बॉडी है, ये अर्थ के अंदर क्यों नहीं घुस रहा है? क्योंकि जब ये कांटेक्ट में आया तब अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स ही है जो इसको इस सरफेस पे रहने देते हैं। और आप लॉजिकली सोचो कि अगर ये यहाँ पर है तो मे बी ये ब्लॉक जो है अर्थ के अंदर घुस सकता था। अगर नहीं घुस रहा है तो कुछ तो उस पे अपोजिट फोर्स लग रहा होगा जो उसको रोक के रखा है। आप कोई ब्लॉक रखते हो, टेबल पे रखते हो, टेबल पे कुछ सामान रखते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे अर्थ में लग रहा है, वो टेबल को चीर के बाहर क्यों नहीं जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता है? क्योंकि टेबल पे भी उस पे एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स टेबल ने ब्लॉक पे लगाया, तो अब वो ब्लॉक भी इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। यही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा है तो ये बॉडी अर्थ पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएगी। इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर क्या क्या होगा? ये mg फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन। कंफ्यूज मत होना mg और नॉर्मल को लेके। और ये नॉर्मल फोर्स दोनों होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना काफी होगा। न्यूटन्स के हमने तीनों लॉ डिस्कस कर लिए। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ जिसमें हमने फोर्स को क्वांटिफाई किया। और थर्ड लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं इस क्लास के लिए। और आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स जो मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।